कल कहां तक थे? चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा नियमित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया? भारत के जनता के द्वारा। अच्छा, ये जो भारत के जनता के द्वारा कह रहा है, प्रस्तावना जब पढ़ते हैं हम लोग तो प्रस्तावना में पहला ही शब्द क्या होता है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब, और एक डेट है प्रस्तावना में, और वो डेट है 26 नवंबर 1949। और ये 26 नवंबर 1949 को जो है वो संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी अपनाया गया। और जो अपनाया गया वो किसके द्वारा अपनाया गया? भारत के जनता के द्वारा अपनाया गया। ये जो क्वेश्चन है वो प्रस्तावना से मेल खा रहा है। आगे बढ़े। भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तब कितना अनुच्छेद था, कितना अनुसूची थी और कितना भाग था? अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी तुम्हारा? 395। अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8। और भाग की संख्या कितनी थी? 22। लेकिन आपसे पूछेगा कि वर्तमान में जो अनुच्छेद की संख्या है वो करीब करीब 466 के अप्रोक्स में है। वही अनुसूची पूछेगा तो वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है? 12। और वही भाग पूछेगा तो भाग की संख्या कितनी है? 25। कितनी है तुम्हारा? 25। लेकिन ये मूल अनुच्छेद का बात पूछ रहा है, यानी मूल संविधान का बात पूछ रहा है। और मूल संविधान में अनुच्छेद कितना था? तो 395 था। अनुसूची 8 थी और भाग कितना था तुम्हारा? 22 गो भाग था। यदि आपसे पूछेगा कि जो अनुसूची 8 थी तो 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। 9वां केमा संविधान संशोधन? पहला संविधान संशोधन 1951। 10वां 52वां संविधान संशोधन ना 1985 ना। 11वां बोलेगा तो 73वां था 1992। और 12वां पूछेगा तो क्या बोलिएगा? 74वां ना 1900। जो पहला संविधान संशोधन था वो भूमि सुधार से संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित था। जो 10वां था वो किससे था? दल बदल से संबंधित है तुम्हारा। किससे संबंधित है? दल बदल। 11वां बोलेगा तो क्या बोलिएगा? पंचायती राज से संबंधित है। और 12वां पूछेगा तो क्या बोलिएगा? नगर निगम से या नगर निकाय से बोलिएगा। नगर निकाय में ही नगर निगम आ जाएगा, नगर पालिका आ जाएगा, नगर परिषद आ जाएगा, नगर पंचायत आ जाएगा। ये टोटली तुम्हारा बाद में जोड़ा गया। भाग कै गो था तुम्हारा? 22 गो। वर्तमान में कितना है? 25 गो है। जैसे भाग 4A, तो 4A जो मौलिक कर्तव्य का है, तो मौलिक कर्तव्य तो ओरिजिनल संविधान में नहीं था, उसको बाद में जोड़ा गया। और बाद में जोड़ा गया केमा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 तुम्हारा जोड़ा गया। जैसे भाग 9 पंचायती राज को बताता है, भाग 9A नगर निगम को बताता है। और ये ओरिजिनल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। भाग 9 के लिए 73वां संविधान संशोधन, जिसमें ग्राम पंचायत का बात किया गया, यानी पंचायती राज का बात किया गया। भाग 9A में जो है तुम्हारा वो नगर निकाय का बात है, नगर निगम का बात है, जो तुम्हारा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो कुछ भाग को हटाया भी गया,
जैसे सातवां भाग जो है संविधान का, उसको हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो भाग 7 में तुम्हारा जो भारत के राज्य को बांटा गया था, अनुसूची 1 में जो भारत के राज्य को बांटा गया, जिसमें तुम्हारा 4 भाग में बांटा गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। लेकिन जब भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ और भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। और आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना वो कब बना? 1953 में। और 1953 में ही तुम्हारा एक आयोग बनाया गया और इस आयोग का नाम तुम्हारा फजल अली आयोग था, या राज्य पुनर्गठन आयोग भी कह सकते हैं। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना रिपोर्ट 1955 में दिया और 1955 के रिपोर्ट में इसने कहा कि एक राज्य एक भाषा नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर यदि आप राज्य बना रहे हैं तो ध्यान में रखना है कि एक राज्य एक भाषा नहीं। जैसे कहने का मतलब यह हुआ कि बंगाल एक राज्य है तो बंगाल में सिर्फ बंगाली भाषा बोलने वाले ही लोग नहीं रहेंगे, अन्य भाषा बोलने वाले भी लोग रह सकते हैं। अब मान लीजिए कि बिहार के जिला से या बिहार के लोग यदि या बिहार यूपी के लोग यदि पंजाब जा रहा है कमाने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि उसको पंजाबी भाषा आता ही हो। लेकिन ऐसा है कि पंजाब वाला रोक दिया हो कि नहीं, तुम पंजाबी भाषा नहीं बोलते हो तो हम तुमको आने नहीं देंगे। फजल अली आयोग ने भी यही बात कहा था कि एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। यदि भाषा के आधार पर आप राज्य को बना रहे हैं तो उसमें सभी भाषा के बोलने वाले लोगों को रहने देना पड़ेगा। और जिसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया और उसमें कहा गया कि जो अंग्रेजों ने जो 7वां भाग बनाया था, जो भारत के राज्य को 4 भाग में बांटा था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में, उसको समाप्त कर दिया जाए और एक तरफ राज्य रखा जाए और एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश को रखा जाए। तो भाग 7 को संविधान जो संविधान के भाग 7 में था उसको निरस्त कर दिया गया। तो कुछ भाग निरस्त भी हुआ है और कुछ भाग ऐड भी हुआ है। तो अभी ओरिजिनल में आपसे भाग पूछेगा तो क्या बोलिएगा? 25 गो भाग है। समझ आ रहा है हमारी बात? भाग की संख्या 22 गो है, ध्यान में रखिएगा। भाग की संख्या 22 है, लेकिन 22 में अलग अलग जोड़ करके 25 गो बना दिया गया। जैसे भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बताता है, यानी डीपीएसपी को बताता है। तो भाग 4A जोड़ा गया, तो मतलब एगो तो भाग अलग से गिनिएगा ना उसको, तो 22 है, लेकिन 22 में ABCD करके जो है वो टोटली 25 बना दिया गया है। समझ आ रहा है हमारी बात? अब आगे देखिए, आगे जब देखिएगा कि संविधान ने भारत में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है। इसमें लोकतंत्रात्मक शब्द किस बात का संकेत देता है? तो लोकतंत्रात्मक जो है, सिंपल सी बात है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार जहां पे हो वही लोकतंत्र है। तो कहने का मतलब कि जो सरकारी शक्ति होगी उसका जो स्रोत होगा वो किसके अंदर होगा? जनता के अंदर होगा। और यही चीज लोकतंत्र को बताता है। समझ आया? आगे देखिए, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब एक बात को ध्यान से समझिएगा, हमारे संविधान में भारत को एक समाजवादी बताया गया जिस समय संविधान बना उसी समय, लेकिन ये समाजवादी शब्द कहीं लिखा हुआ नहीं था। हालांकि जब डीपीएसपी पढ़िएगा, डीपीएसपी में 3 विचारधारा है।
जिसमें से एक विचारधारा समाजवादी विचारधारा भी है। एक समाजवादी विचारधारा है, एक उदारवादी विचारधारा है, और एक वो तुम्हारा कौन सा गांधीवादी विचारधारा है। तो समाजवादी विचारधारा शब्द कहीं पे लिखा हुआ नहीं था। इंदिरा गांधी को लगा कि हमारा देश जो है समाजवादी है, लेकिन समाजवादी शब्द का कहीं यूज नहीं किया गया है। और कोई भी चीज समाजवादी को जोड़ने का प्रस्तावना में मेन वजह यह था कि जब कोई आप किताब खरीदते हैं तो किताब का पहला पेज जो होता है वो किताब क्या कहता है उसके बारे में बताया जाता है। सेम प्रस्तावना भी एक किताब ही है, प्रस्तावना भी एक दस्तावेज ही है, और ये दस्तावेज क्या कहता है, इसका उद्देश्य क्या है, उस दस्तावेज का प्रस्तावना बताता है। जिस प्रकार भारत को एक समाजवादी रूप में दिखाना है, एक पंथ निरपेक्ष के रूप में दिखाना है, एक लोकतंत्र के रूप में दिखाना है, एक गणराज्य के रूप में दिखाना है, तो ये जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यही प्रस्तावना बताता है। तो इंदिरा गांधी इसीलिए जो है इस समाजवादी शब्द को जो है वो प्रस्तावना में ऐड करवाई। ओरिजिनल संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं लिखा हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी संशोधन करवाई और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। एक तुम्हारा समाजवादी जोड़ा गया, एक तुम्हारा पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, और एक तुम्हारा कौन सा जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया। यानी तुम्हारा ये जो 3 शब्द है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द ओरिजिनल प्रस्तावना में नहीं था, और ये 3 शब्द को जोड़ा गया क्या संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976। समझ आ रहा है हमारी बात? अब आगे देखिए, जब आगे देखिएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य यह हुआ कि राज्य के दृष्टि में सभी धर्म जो है वो समान है, सभी धर्म जो है वो समान है। एक बात समझिए, इस फैन को बंद करिए, तो इसको बंद करिए। एक तो पहला बात कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं लिखा हुआ है। एससीईआरटी किताब में आपका लिखा हुआ है, लेकिन संविधान में जो लिखा हुआ है वो पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। अमेरिका का धर्मनिरपेक्ष और भारत का धर्मनिरपेक्ष दोनों में अंतर है। अमेरिका का जो धर्मनिरपेक्षता है और यह कहता है कि धर्म के मामले में राज्य जो है यानी सरकार जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन भारत का जो धर्मनिरपेक्ष है, भारत का जो पंथ निरपेक्ष है, उसमें यह कहा गया कि धर्म के मामले में सरकार हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग मौलिक अधिकार पढ़ते हैं और मौलिक अधिकार में धर्म की स्वतंत्रता का बात किया गया है, और धर्म की स्वतंत्रता का बात जो है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक किया गया है। उसमें अनुच्छेद 25 यह कहता है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपको। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि आप जिस धर्म को मानते हैं आप मानिए, आप धर्म के अनुसार जैसा आचरण करते हैं आचरण करिए। आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो प्रचार प्रसार करिए, आपको कोई रोक नहीं है। लेकिन आपके आचरण से, आपके प्रचार प्रसार से यदि राष्ट्र के सुरक्षा में कभी भी दिक्कत हुई, यदि लोक स्वास्थ्य में कभी दिक्कत हुई, तो सरकार आपके इस धर्म की स्वतंत्रता को रोक सकता है। अब सरकार रोक सकता है मतलब सरकार हस्तक्षेप कर रहा है। अमेरिका में हस्तक्षेप नहीं,
लेकिन भारत में हस्तक्षेप कर रहा है। जैसे लॉकडाउन लगा, और जब लॉकडाउन लगा था तो आपको मंदिर जाने पे रोक लगा दिया था कि नहीं लगा दिया था? आपके मंदिर जाने पे रोक लगाया गया, आपको इवन रोड पे निकलने पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप रोड पे नहीं निकलिएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका धर्म की स्वतंत्रता से बड़ा लोक स्वास्थ्य देखा गया, समाज का सुरक्षा देखा गया। तो इस आधार पे आपके धार्मिक स्वतंत्रता पे रोक लगा सकता है। तो भारत में जो पंथ निरपेक्ष का परिभाषा होगा, तो भारत में पंथ निरपेक्ष का परिभाषा यह होगा कि सरकार को पूरा का पूरा अधिकार है कि आपके धार्मिक स्वतंत्रता पे भी रोक लगा सकता है, और इसके लिए आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का बात किया गया, 25 में व्यक्तिगत बात करता है और 26 में सामूहिक बात करता है। सामूहिकता पे भी रोक लगाया जा सकता है। तो हमारे यहां जो पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है, जो परिभाषा है, वो ये नहीं हो सकता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये अमेरिका में चलेगा। भारत में है कि राज्य का धर्म होगा, लेकिन राज्य का जो धर्म, यहां राज्य का मतलब सरकार, सरकार का धर्म होगा, लेकिन सरकार के नजर में सभी धर्म क्या होगा? एक समान होगा। तो भारत में पंथ निरपेक्षता का मतलब यही है कि राज्य के दृष्टि में सभी धर्म जो होगा वो क्या होगा? तुम्हारा समान होगा। समझ आया हमारी बात? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र और राज्य सरकार में अधिकार क्षेत्र को लेकर के कोई वाद विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? उसका निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट। उसका निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट। लिखे? अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़िएगा, जब उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़िएगा, तो उच्चतम न्यायालय संविधान के भाग 5 में बताया गया है। भाग 5 जो है वो संघ सरकार को बताता है और भाग 6 जो है वो राज्य सरकार को बताता है। तो जब भाग 5 संघ सरकार को बताया तो सुप्रीम कोर्ट संघ सरकार का ही पार्ट होता है, हाई कोर्ट राज्य सरकार का पार्ट हुआ, और सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा संघ सरकार का मतलब यहां पे केंद्र सरकार का बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है तो वो पूरे संघ का सुप्रीम कोर्ट है, वो पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हाई कोर्ट हर एक राज्य का अपना अलग अलग होता है तुम्हारा। जैसे बिहार का हाई कोर्ट कौन सा? पटना हाई कोर्ट है क्या तुम्हारा? झारखंड का कौन सा हो गया? रांची हाई कोर्ट हो गया। तो राज्य सरकार में हाई कोर्ट को रखा जाएगा और संघ सरकार में सुप्रीम कोर्ट को रखा जाएगा। संघ सरकार का चर्चा भाग 5 में है, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट को भाग 5 में रखिए। सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारा क्षेत्राधिकार मिला हुआ है। क्षेत्राधिकार का मतलब होता है जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब हो गया कि उस क्षेत्र में जो है वो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा। उसी में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 131। अनुच्छेद 131 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का मौलिक क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, परामर्शी क्षेत्राधिकार होता है, रीटीय क्षेत्राधिकार होता है, उसी में एक होता है मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब हो गया कि वह मामला जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा, किसी अदर कोर्ट के पास नहीं जाएगा, जो अनुच्छेद 131 में कहा गया। मान लीजिए कि कोई केंद्र और राज्य के बीच में कोई झगड़ा हो जाए, केंद्र एक तरफ और राज्य एक तरफ। अब उससे जो संबंधित झगड़ा हुआ, ये मामला जो है वो मौलिक क्षेत्राधिकार में आएगा और इसकी सुनवाई जो है वो कहां पे होगी? तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में होगी। केंद्र और राज्य का बात किए, ऐसा भी हो सकता है एक राज्य एक तरफ और दूसरा राज्य एक तरफ, ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा। मान लीजिए कि बिहार एक तरफ और झारखंड एक तरफ। अब झारखंड वाला यदि बोलेगा
कि इसकी सुनवाई रांची हाईकोर्ट में होना चाहिए, तो हो सकता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को यह लगे कि मामला जो है वो झारखंड के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि भाई साहब इसकी सुनवाई कहां हो रही है, रांची हाईकोर्ट में हो रही है। तो उसको लग सकता है कि हो सकता है मेरे फेवर में ना आए मामला। यदि मान लीजिए कि पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होती है तो झारखंड सरकार को लग सकता है कि यह मामला जो है वो बिहार के पक्ष में जा सकता है। तो जब दो या दो से अधिक राज्य के बीच में भी कोई झगड़ा होगा तो इसकी भी सुनवाई जो है वो कहां पे जाएगी, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और यदि कुछ राज्य एक तरफ, केंद्र एक तरफ, उस मामला का भी जो है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होगा। और यह सब जो मामला आता है वो सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार में आता है। और मौलिक क्षेत्राधिकार का जो चर्चा किया गया है संविधान के अनुच्छेद 131 में कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा क्षेत्राधिकार है। और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तुम्हारा मौलिक क्षेत्राधिकार से ही था। यानी देखिए, केंद्र एक तरफ है और राज्य एक तरफ है, और दोनों में यदि कोई झगड़ा होता है तो इसकी सुनवाई कहां होगी, सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय में होगी तो ये कौन सा क्षेत्राधिकार होगा, मौलिक क्षेत्राधिकार होगा। और मौलिक क्षेत्राधिकार का चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, 131 में किया गया है। समझ आ रहा है हमारी बात? हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान से समझिएगा, एग्जामिनर बड़ा तेज होगा। हमको यदि क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया जाएगा तो हम मामला लिखेंगे, हम क्षेत्राधिकार नहीं लिखेंगे। हम मामला क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए हम बोल दिए कि अंतरराज्यीय जल विवाद। अब अंतरराज्यीय जल विवाद मतलब आप लोग सुने भी होंगे, नदी के पानी को लेकर दो या दो से अधिक राज्य में विवाद होते रहता है। अब यहां पे भी तो दो राज्य के बीच में झगड़ा हो रहा है, जैसे कावेरी नदी विवाद है। कावेरी नदी विवाद है, मान लीजिए यहां पे भी कावेरी नदी को लेकर के एक या दो से अधिक राज्य के बीच में निपटारा झगड़ा चलेगा कि इतना पानी हम रखेंगे, इतना पानी हम रखेंगे। अब इसका मतलब आपके दिमाग में काम आएगा कि दो या दो से अधिक राज्य के बीच में मामला गड़बड़ाया है तो ये मौलिक क्षेत्राधिकार में होना चाहिए और ये अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। कुछ मामला ऐसा है जो आपको लगेगा ये मौलिक क्षेत्राधिकार है, बट नहीं है। अंतरराज्यीय जल विवाद उसी में से एगो है। इसीलिए हम बोले कि एग्जामिनर आपके पास जो क्वेश्चन सेट करेगा वो सीधा मामला लिखेगा और बोलेगा कि क्या ये किस क्षेत्राधिकार में आता है। अंतरराज्यीय जल विवाद कभी भी मौलिक क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा। उसके लिए एक अलग अधिकरण बनाया गया है, एक अलग ट्रिब्यूनल बनाया गया है। जो अंतरराज्यीय जल अधिनियम है, जो तुम्हारा अधिकरण है, अथॉरिटी है, वो ये तय करेगा कि कौन सा नदी का पानी किस राज्य को कितना मिलना चाहिए। जैसे पर्यावरण से संबंधित दूसरा मामला भी आ सकता है। पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित भी एक जो है वो ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जिस ट्रिब्यूनल को हम लोग एनजीटी के नाम से जानते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं। यह भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि मौलिक क्षेत्राधिकार है, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं भारत में जिसके लिए अलग से अधिकरण बना दिया गया है और वह मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। समझ आ रहा है हमारी बात? अंतरराज्यीय जल विवाद नहीं आएगा। यदि वाणिज्य से मामला संबंधित है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में यदि कॉमर्शियल डिस्प्यूट होता है, वाणिज्यिक झगड़ा होता है, तो वो भी मौलिक क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा, उसका निपटारा अलग से किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका कुछ एक्सेप्शन दिया गया है कि कुछ विवाद जो है वो मौलिक क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा। बाद बाकी जो विवाद मौलिक क्षेत्राधिकार में नहीं आया उसके बाद जितना तुम्हारा है वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, मौलिक क्षेत्राधिकार में आ जाएगा। समझ आ रहा है हमारी बात? अब आगे देखिए, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। छियासीवां संविधान संशोधन 2002। अच्छा, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में जब हम लोग पढ़े
तो मौलिक अधिकार के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि मौलिक अधिकार जब हम लोग पढ़ते तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक चर्चा किया गया है। इसका जो चर्चा है मौलिक अधिकार आपसे पूछेगा कि ओरिजिनल संविधान में कितना था, 7 था, और वही वर्तमान में कितना है, तो क्या बोलिएगा, वर्तमान में कितना है, 6 है। अब इसमें एक अनुच्छेद है और अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 है जो तुम्हारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत सारे ऐसे अधिकार है जो बाद में अनुच्छेद 21 में जोड़े हैं, जैसे निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी 21 के तहत ही आएगा। विदेश यात्रा का अधिकार, क्वेश्चन आया भी हुआ एग्जाम में कि विदेश यात्रा करने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत आएगा, तो अनुच्छेद 21 के तहत ही आएगा। देश में यात्रा करने का अधिकार अनुच्छेद 19 में, और विदेश में यात्रा करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में। मेनका गांधी केस जब हुआ था तो मेनका गांधी जो है वो तुम्हारा संजय गांधी की पत्नी थी, और संजय गांधी के मरने के बाद मेनका गांधी जब जा रही थी तो उसको जाने नहीं दिया जा रहा था, तो मेनका गांधी केस करती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले में सुनाया कि विदेश यात्रा करना भी एक मौलिक अधिकार है, और विदेश यात्रा करना जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत आएगा। यदि आपको कोई पसंद है तो मनपसंद शादी भी कर सकते हैं, और मनपसंद शादी करना भी अनुच्छेद 21 के तहत ही आए। हालांकि सोच समझ के करिएगा, उम्र नाबालिग नहीं होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, और महिला पे ज्यादा भरोसा नहीं करना है कि भाई साहब भरोसा करिएगा तो हो सकता है, काहे कि महिला लोग बड़ा कोमल होती है। हाँ, अरे यदि शादी किए और शादी करिएगा तो सीधे एगो केस तो आप पे तय है, और वो केस है अपहरण का। अपहरण का केस उसके माँ बाप के द्वारा लगाया ही जाएगा। और हम फिर बोल, लड़की लोग क्या होती है, लड़की लोग के सामने यदि उसका माँ बाप थोड़ा सा रो दे तो वो लोग भी रोने लगेगी, और उसका एक स्टेटमेंट आपका जिंदगी बर्बाद कर सकता है। वो यह कि यदि वो बोल दे कि हाँ हम इसके कहने पे गए थे, और खास करके यदि नाबालिग हुई या नाबालिग नहीं भी हुई, और यदि वो कह दी कि हम इसके कहने पर गए थे, मतलब आप सीधे के सीधे अपहरण कर लिए इसका, और उसके बाद तो जो होगा वो देखिए किया जाएगा। लेकिन मनपसंद शादी कर सकते हैं आप। मनपसंद शादी करना अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो भाई साहब कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, शिक्षा का भी जो अधिकार था वो अनुच्छेद 21 के तहत ही आता था। लेकिन अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार आता था, लेकिन बाद में सोचा गया कि नहीं, शिक्षा का अधिकार जो है वो अलग से मौलिक अधिकार में जोड़ा जाए, और 86वां संविधान संशोधन करके, और 86वां संविधान संशोधन कब, 2002, और इसके लिए एक नया अनुच्छेद बनाया गया, और अनुच्छेद 21A बनाया गया। और 21A जो है तुम्हारा शिक्षा का अधिकार बताता है, यानी 6 से लेकर के 14 साल तक का जो बच्चा होगा उसका शिक्षा पाना उसका मौलिक अधिकार है, और उससे उसको कोई वंचित नहीं कर सकता। बाद में संसद ने इस पे कानून भी बनाया, शिक्षा के अधिकार से संबंधित संसद ने कानून भी बनाया, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। और जब संसद ने 2009 में अधिनियम बनाया तो उसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। संसद बोलेगा कि कानून कब बनाया, तो क्या बोलिएगा, 2009 में बनाया था, और इसको जो लागू किया गया था, कब से लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 से। तो शिक्षा के लिए तुम्हारा जो अलग से संविधान संशोधन करके बनाया गया था वो तुम्हारा
86वां संविधान संशोधन तुम्हारा कौन था? 2002 था। ये हो गया था क्या? ये हो गया। आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। लिखे लिखे देखिए, 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी खतरनाक रूप से संविधान को बदली इस संविधान संशोधन करके। और इसका कारण था कि जब बांग्लादेश में शेख मुजीबुर को मारा जाता है, और शेख मुजीबुर को जब बांग्लादेश में मारा गया, वही शेख मुजीबुर कोई और नहीं, शेख हसीना के पिताजी, तो कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को भी डर सताने लगा था कि कहीं हमको भी ना मार दे, क्योंकि जिस समय शेख मुजीबुर को मारा गया था उस समय भारत में भी आपातकाल लगा हुआ था 1975 का। और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी इस डर से, इस वहम से, और देखिए जिंदगी में दो चीज जो है आपको बड़ा उकसावा करेगा और गलत डिसीजन आप बहुत जल्दी ले लेते हैं उसमें, एक वो डर और दूसरा क्रोध, गुस्सा। भय में और गुस्सा में जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम लोग भय में भी बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं और गुस्सा में भी बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। और ये माना गया है कि दोनों काम में यदि आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं तो आपका 99% चांस है कि आपका डिसीजन वो गलत साबित होगा। गुस्सा में हम लोग बहुत कुछ कह देते हैं किसी को, बाद में पछतावा होता है। भय में भी हम लोग को जो काम करना चाहिए उसका उल्टा काम कर देते हैं कभी कभी। तो दो चीज में कहा गया है कि संयम रखने के लिए, एक वो भय में और दूसरा क्रोध में। एक बहुत बड़ा अच्छा शायर था, उसने बहुत अच्छा शायरी कहा कि मरीज अब हमको दवा बताने लगे हैं, कि मरीज अब हमको दवा बताने लगे हैं, जब वक्त खराब हो तो सब दिलासा दिलाने लगे हैं, और अमीरों के घर कभी मत जाना, वो हर चीज का कीमत बताने लगे हैं। तो गुस्सा में लिया हुआ और भय में लिया हुआ डिसीजन जो है जरूरी नहीं है कि आपको अच्छा ही होगा, खराब भी हो सकता है तुम्हारा। तो इंदिरा गांधी भय में जो डिसीजन ली थी, और वो डिसीजन 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, और उसमें जो है वो इतना चीज बदल दी, वो राष्ट्रपति का शक्ति छीन ली, न्यायपालिका का शक्ति छीन ली, यानी हर जगह शक्ति अपने पास रखना चाहती थी। इसीलिए इसको जो है 42वां संविधान संशोधन को जो है वो लघु संविधान भी कहा जाता है। क्लियर है? जो किस साल में हुआ था? तो 1976। और इसी को सुधार करने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, वो संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन 1978। इंदिरा गांधी जितना गलती की थी उस गलती को सुधारा गया मोरारजी देसाई के सरकार में, और मोरारजी देसाई ने जो संविधान संशोधन किया था, कौन किया था? 44वां संविधान संशोधन 1978। क्लियर है? आगे आइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। लिखे देखिए, जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना स्टार्ट होता है, और हमको लगता है कि बिहार बोर्ड से जो भी पढ़े होंगे, बिहार बोर्ड वाले बच्चा को सबको प्रस्तावना आता होगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में जब हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए तो पहले प्रार्थना होती थी, फिर इसके बाद कहता था कि हाथ ऐसे करो, और स्टार्ट होता था हम भारत के लोग से। और
उतना सीबीएसई वाला को जितना बढ़िया से प्रियम्बल नहीं याद होगा उतना बिहार बोर्ड वाला को याद होगा। तो हम लोग पढ़ते थे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु तथा इनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये न्याय प्रदान कर रहे थे ना। तो ये तीनों न्याय जो है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है, ये तुम्हारा हमारे प्रस्तावना में चर्चा किया गया है। और आपसे पूछेगा कि ये जो तीनों न्याय है ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो सोवियत संघ से लिया गया। कहां से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया। सोवियत संघ बोले तो यूएसएसआर से लिया गया। तुम्हारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है सोवियत संघ से लिया गया है हमारे संविधान में। क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए क्या कह रहा है, इस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो कब, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन 1988। 61वां संविधान संशोधन 1988। संविधान संशोधन 1988 ध्यान से समझिएगा। भारत जब आजाद हुआ, आजाद हम लोग कब हुए? 1947 में हुए। तो जब आजाद हुआ अंग्रेज जाते जाते संविधान सभा बनाया और अंग्रेज जाते जाते एगो अंतरिम सरकार भी बनाया। भारत में 2 बार अंतरिम सरकार बना था। एक बार अंतरिम सरकार बना था आजादी से पहले और एगो जो अंतरिम सरकार बना था वो आजादी के बाद। जो पहला बना था वो 2 सितंबर 1946 को बना था, जिसमें पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था और जिसके चलते पहला अंतरिम सरकार जो बना था उसमें मुस्लिम लीग के 5 मंत्रालय मिला था मुस्लिम लीग को। जो दूसरा अंतरिम सरकार बना वो 15 अगस्त 1947 को बनता है, जिसमें तुम्हारा पाकिस्तान भी अलग हो गया और पूरे के पूरे अंतरिम सरकार में स्वतंत्र भारत के ही लोग थे, जिसका पहला अध्यक्ष सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। प्रधानमंत्री का पद जवाहरलाल नेहरू को मिला। गृह मंत्री का पद सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला। उपाध्यक्ष भी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रखे। विदेश मंत्रालय भी जवाहरलाल नेहरू ही रखे। राष्ट्रमंडल भी जवाहरलाल नेहरू ही रखे। लेकिन बाद में जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तब बात आई कि भारत में इलेक्शन होना चाहिए। जब इलेक्शन होना चाहिए तो 26 जनवरी 1950 से एक दिन पहले ये बात उठी कि जो इलेक्शन होगा तो इलेक्शन के लिए कोई संस्था बनाया जाए। तो भारत में एक चुनाव आयोग बनाया गया और भारत का जो चुनाव आयोग बना था वो 25 जनवरी 1950 को बना। भारत का चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को बना और जो चुनाव आयोग बना तो जिस समय बना था उस समय मात्र चुनाव आयोग में एगो सदस्य था और एगो सदस्य जो था जिसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। वर्तमान में चुनाव आयोग में 3 सदस्य है, लेकिन जिस समय बना था उस समय एक ही सदस्य था। 1989 में 3 गो किया गया, फिर 1990 में घटा करके एगो कर दिया गया और फिर 1993 में तुम्हारा 1 से 1 बढ़ा करके 3 कर दिया गया और 1993 से लेकर के 2025 चल रहा है। अभी तक इलेक्शन कमीशन में सदस्य है, जिसमें एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 जो है वो निर्वाचन आयुक्त होता है और तीनों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में पहला इलेक्शन 1951-52 में होता है तुम्हारा। 1951-52 में पहला इलेक्शन हुआ। फिर चर्चा उठी कि जो चुनाव आयोग बना, जो इलेक्शन कमीशन बना, क्या इलेक्शन कमीशन को एक संवैधानिक दर्जा मिला जाए या जो संसद नियम या कानून बना करके करता है वैसा ही रखा जाए। तो बोला कि चूंकि चुनाव का बात है और चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा, स्वतंत्र होना पड़ेगा। यदि चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं रहेगा तो एक
ट्रांसपेरेंसी के तहत इलेक्शन नहीं करवा पाएगा, एक तुम्हारा निष्पक्षता के तहत जो है तुम्हारा इलेक्शन नहीं करवाया पाएगा। तो अनुच्छेद 324 में जो है वो इलेक्शन कमीशन का बात किया गया है, और 325 में जो है वो यह कहा गया, हालांकि 324 से पहले 326 समझिए। 326 कहता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब जो उम्र रखा गया था वोट के लिए वो सारे लोगों को वोट देने दिया जाएगा। और जो 326 में उम्र रखा गया था वो रखा गया था 21 साल। और 325 में यह कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा इलेक्शन में। भारत है, शुरू में 21 साल रखा गया और बाद में लगने लगा कि नहीं, दुनिया बदल रहा है, भारत तो बदल रहा है, और भारत बदल रहा है तो भारत के बच्चे भी बदल रहे हैं। और देखिए बढ़िया से गौर करिए, नोटिस करिएगा कि जितना जितना दुनिया आगे बढ़ रहा है उतना देखिएगा कि हर चीज में एक अजीब सा मॉडरेशन आ रहा है। हम लोग जब बच्चे थे हमको नहीं लगता है कि भाई साहब हम लोग मोबाइल कभी देखे भी होंगे। हम लोग जो है चूंकि उस समय था भी नहीं, एक कारण ये भी हो सकता है कि उस समय सेल फोन था ही नहीं। उस समय हम लोग भर दिन क्रिकेट खेलते रहते थे या भाई साहब इधर से उधर करते रहते थे। बाद में लगने लगा कि नहीं, भारत के 21 साल में जो है दिमाग जो पहले से ही आ जाता है, और 21 साल से पहले ही दिमाग भारत के बच्चों में आ जाता है, तो इसकी उम्र का जो सीमा 21 साल है इसको घटा दिया जाए। और घटाया गया 1988 में 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत दिसंबर के महीने में लोकसभा में बिल आया और उसी दिसंबर के महीने में राज्यसभा से भी पास हुआ। लेकिन आपसे पूछेगा कि ये प्रभावी कब हुआ, तो प्रभावी हुआ 1989 से, क्योंकि राष्ट्रपति का जो साइन हुआ था इस बिल पे वो 1988 में नहीं हुआ था, 1989 में हुआ था। मार्च या अप्रैल के महीने में, हम थोड़ा सा डेट को लेकर के कंफ्यूजन हो रहे हैं, शायद अप्रैल ही होगा। अप्रैल 1989 में जो है वो राष्ट्रपति का साइन हुआ था। तो बिल तो आया था 1988 में ही, लेकिन प्रभावी कब हुआ तुम्हारा, तो 1989 में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 21 साल से घटा करके कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया। कितना कर दिया गया, 18 साल। क्लियर है, आज यहीं तक रहने दीजिए, इसके आगे जो है वो लेके चलेंगे हम लोग कल। और कल हम कोशिश करेंगे कि सवेरे आ जाए, और आप लोग से भी आग्रह है कि आप लोग भी जो है वो 12:10 तक जो है यहाँ पे पधार जाइए। सॉरी 1:10 तक, हमको 12 बजे वाला टाइम याद है, 1:10 तक। और देखो गलती आप लोग का नहीं, गलती हम ही लोग का है, क्योंकि हम लोग लेट कर देते हैं तो आप लोग को भी लगता है कि मास्टर लेटे से आता है तो हम लोग भी लेट। लेकिन कल हम लेट से नहीं आएंगे, कल 1:10 तक आ जाना है सभी को। ऑनलाइन वाले समझ आया तो पास दबा दो।